था वीर और एक बहन रागिनी। पिता की मौत के बाद हवेली, दौलत और रिश्ते सब बदल गए। वीर ने रागिनी को धोखा दिया, कुएं में गिराया, रिश्ते को जला दिया। लेकिन रागिनी ने उसे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी अगर खून गंदा हो जाए तो उसे धोया जा सकता है, लेकिन अगर दिल गंदा हो जाए तो सब कुछ खत्म। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां समय ठहर गया था। पक्की सड़कों के किनारे पीपल के पेड़ों की लंबी कतारें और कोनों पर बैठे चौपाल के बुजुर्ग, जिनके पास हर किस्से का जवाब था सिवाय ठाकुर हवेली के रहस्य के। हवेली बरुआ गांव के अंतिम छोर पर खड़ी एक पुरानी कोठी, जिसके ऊंचे दरवाजे अब जंग खा चुके थे। जिन दीवारों पर एक समय फूलों की बेलें लहराया करती थीं, आज वहां छिपकली, मकड़ी और सन्नाटे का राज था। लोग कहते थे वो हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, एक बहन का खून पी चुकी है। हवेली कभी ठाकुर हरनाम सिंह की शान हुआ करती थी। हरनाम सिंह जमींदार, कठोर अनुशासन वाले, लेकिन अपनी संतान से बेहद प्रेम करने वाले। उनके दो बच्चे थे। रागिनी बड़ी बेटी, खूबसूरत, तेज, लेकिन बेहद संवेदनशील। वीर छोटा बेटा, नटखट लेकिन चालाक। बचपन में दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। रागिनी वीर की जोड़ी जैसे गंगा यमुना। पर वक्त की रेत सब कुछ बदल देती है। 10 साल पहले की बात थी। बरसात की एक रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगले दिन जब नौकर चाकर उठे तो एक सदमे ने सबको झकझोर दिया। रागिनी गायब थी। उसका कमरा खुला था। पलंग पर खून की छींटें थीं और एक टूटा हुआ कड़ा जमीन पर गिरा था। खिड़की खुली थी और बाहर कीचड़ में एक जोड़ी पांव के निशान थे, और उसके बाद कुछ नहीं। कई लोगों ने कहा रागिनी ने खुद ही आत्महत्या की होगी, शायद प्रेम प्रसंग रहा हो। कुछ बोले नहीं, हवेली में कोई बुरी शक्ति है, ठाकुर की हवेली पर कुछ काला साया है। पर सबसे अजीब बात यह थी, वीर चुप था, बहुत चुप। उस दिन के बाद उसने कभी रागिनी का नाम तक नहीं लिया। रागिनी के जाने के 2 महीने बाद ठाकुर हरनाम सिंह की मृत्यु हो गई, दिल का दौरा। कहते हैं वो अपनी बेटी के गम में टूट गए थे। हवेली अब वीर की हो गई। वीर ने सब कुछ बदल दिया। नौकरों को हटा दिया, हवेली के कई हिस्से बंद कर दिए और अक्सर शहर जाकर रहने लगा। गांव वाले कहते वीर साहब अब पहले जैसे नहीं रहे, उनकी आंखों में कुछ डर सा रहता है। एक भोर का समय था। गांव में ठंडी हवा चल रही थी। तभी हवेली के चौकीदार भोलन की बीवी ने एक चीख सुनी, अम्मा जी, कोई बेहोश पड़ी है हवेली के बाहर। लोग दौड़े। देखा एक औरत, गंदे फटे कपड़े, उलझे बाल, पैर छिले हुए, चेहरा सूजा हुआ। लेकिन जब उसने आंखें खोली और बस इतना कहा, मेरा नाम रागिनी है, तो जैसे पूरी हवेली का वजूद हिल गया। वीर को बुलाया गया। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये ये तो ये कैसे? उसने कांपते हुए पूछा। अगर तू रागिनी है तो बता, बचपन में तेरा गुप्त नाम क्या था जो सिर्फ मैं जानता था? और उस औरत ने कहा, तू मुझे चंदा बुलाता था और तू खुद बबलू था। वीर घुटनों पर गिर गया। रागिनी रागिनी कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। उसे बस याद था कि वो भागी नहीं थी, उसे खींच कर ले जाया गया था। उसकी आंखों पर पट्टी थी। वीर ने बहन को अपने हाथों में उठाया और सीधे हवेली के उस पुराने कमरे में ले गया जहां रागिनी बचपन में सोया करती थी। कमरे की दीवारें अब भी वैसी ही थीं। एक कोने में भगवान की तस्वीर, पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक दरी जिसे रागिनी कभी खुद बुना करती थी। डॉक्टर बुलाया गया। उसने कहा, इनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। शरीर पर चोटों के कई निशान हैं, कुछ पुराने, कुछ हाल के। मानसिक आघात है, इनका इलाज समय लेगा। वीर चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियों का कंपन साफ दिख रहा था। रात को जब रागिनी को होश आया तो हवेली की छत पर चंद्रमा टिमटिमा रहा था। कमरे में वीर अकेला बैठा था। रागिनी की आंख खुली और वह धीरे से बोली, तू सच में वीर है? वीर की आंखें भर आईं। तू लौट आई रागिनी, मैं हर रोज तेरे लिए पूजा करता था। लेकिन रागिनी कुछ और सोच रही थी। उसने कमरे की छत को देखा और फिर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं से वो आया था जिसने मुझे उठाया, जिसने कहा कि तू अब मेरे लिए खतरा बन गई है।
वीर का चेहरा सख्त हो गया। कौन? किसने? रागिनी की आवाज कांपी। तू ही तो। वीर झटके से खड़ा हो गया। क्या बकवास है ये? तुझे होश नहीं है, तुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन रागिनी की आंखों में अब डर नहीं, सवाल थे। गांव में अब रागिनी की वापसी की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। चौपाल पर लोग चर्चा कर रहे थे। क्या सच में रागिनी लौट आई? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? उसकी हालत देखी है, जैसे सालों से किसी अंधेरे गड्ढे में रही हो। पर सबसे अजीब बात यह थी, गांव के एक बुजुर्ग पंडित गोवर्धन बाबा ने कहा, रागिनी के साथ कोई बहुत गहरा धोखा हुआ है और इस धोखे की जड़ इस हवेली में है। रागिनी अब धीरे धीरे अपनी स्मृति वापस पा रही थी। उसे याद आया, एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर लाल धागे लटके हुए, एक आदमी जो हर बार अपने चेहरे को छुपा लेता था, और उसकी आवाज हूबहू वीर जैसी। रागिनी को शक था कहीं यह सब उसी के भाई का काम तो नहीं। उसने उसी रात अपने पुराने कमरे की अलमारी खोली। पीछे एक गुप्त दराज थी जिसे सिर्फ वो और वीर जानते थे। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसका अपना लिखा हुआ, जो वह गायब होने से कुछ दिन पहले लिखती थी। 14 जून, वीर मुझसे नजरें चुराता है। वो हर रात कहीं जाता है, छिपकर। मैं पीछा करूंगी। 16 जून, मैंने देखा, वीर किसी बाबा से मिल रहा था। बाबा ने कहा, अगर तू उसे हटाएगा तो सब तेरा हो जाएगा। 18 जून, मुझे डर है, कोई मुझे मारना चाहता है। अगर मैं न रहूं तो ये डायरी मेरी चीख बनकर जिंदा रहे। अगली सुबह रागिनी ने वीर को डायरी दिखाई और कहा, क्या तूने ही मेरी मौत की योजना बनाई थी, वीर? वीर चौंका, फिर धीमे से बोला, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? मैंने तुझे 7 साल तक हर पूजा में याद किया, हवेली छोड़ी, सब छोड़ा, और तू मुझसे ये सवाल कर रही है? लेकिन रागिनी ने उसकी आंखों में झांका। वहां दर्द था, पर कहीं ना कहीं छुपा डर भी। उस रात रागिनी चुपचाप वीर के पीछे पीछे हवेली के तहखाने में गई। वहां वीर अकेला था, हाथ में एक लाल रंग की माला और एक तस्वीर रागिनी की। वीर फुसफुसा रहा था, वो वापस आ गई, पर अगर उसने राज खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सब। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रागिनी जान चुकी थी, खतरा बाहर नहीं, घर के भीतर था। उसका अपना भाई वीर कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जिसे उजागर करने के लिए शायद उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। रागिनी की सांसें थम गईं। वो दीवार की ओट में खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों से बहता पसीना अब ठंडी लकीरों की तरह पीठ पर दौड़ने लगा। वह वापस कमरे में गई, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह वीर बहुत शांत और सामान्य दिख रहा था। आज चलो बहन, तुम्हें मंदिर लेकर चलता हूं, उसने कहा। रागिनी मुस्कुराई दिखावटी। मंदिर ठीक रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ, वही जिनसे तू मिलने जाता था। वीर का चेहरा कुछ पल के लिए कठोर हो गया, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए बोला, बाबा जी? अच्छा, तो तुझे सब याद आ गया? अब रागिनी का चेहरा उतर गया। मतलब तू जानता था कि मुझे कुछ याद नहीं है? तू क्यों छुपा रहा था कि मैं जिंदा हूं? वीर अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि तू मर जाती रागिनी, तुझे मरना ही था, उसने पीछे हटते हुए कहा। तो तूने ही मुझे उस रात उठाया था? वीर चुप रहा। रागिनी का गला कांपा। क्यों वीर, क्यों? अब वीर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं थे, बचाव के थे। क्योंकि तू जान गई थी मां की मौत का सच। रागिनी को अब टुकड़ों टुकड़ों में याद आने लगा। उसने एक बार रात को अपनी मां को और वीर को झगड़ते सुना था। मां बार बार कह रही थी, तू सही नहीं कर रहा वीर, ये सब तंत्र मंत्र तेरे दिमाग को खा गया है। तुझे हवेली नहीं चाहिए, तुझे लालच चाहिए। और अगले दिन मां की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। लेकिन रागिनी को हमेशा शक था कि वो गिरना एक दुर्घटना नहीं, एक धक्का था। रागिनी की डायरी का अंतिम पन्ना अब रोशनी में आ चुका था। मां ने वीर को सब कुछ से बेदखल करने का निर्णय लिया है, लेकिन वीर अब बदल चुका है। मुझे डर है कि मां को कुछ हो सकता है, और मैं अगली हूं। अब वीर टूट चुका था। उसने कहा, हाँ, मैंने मां को धक्का दिया था, क्योंकि उसने मुझे हवेली से निकालना चाहा था। और तू तू वो सब जान गई थी, इसलिए तुझे हटाना जरूरी हो गया था। लेकिन मैं तुझे मार नहीं सका, इसलिए बाबा के पास ले गया। उन्होंने कहा, जिंदा रहकर भी अगर वो मर जाए तो तेरा राज कभी बाहर नहीं आएगा।
रागिनी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बाबा कौन था? वीर ने धीरे से कहा, हमारा सौतेला चाचा, पिताजी का पराया बेटा। उसने बचपन में ही हवेली से निकाल दिया था, लेकिन वो वापस आया और मुझ में जहर घोल दिया। बोलता था, अगर मैं रागिनी को हटा दूं तो हवेली मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा। मैं पागल बन गया रागिनी, मैं अंधा हो गया। रागिनी अब फूट फूट कर रो रही थी। तू मेरा भाई था, वीर, मेरा बबलू। तू मुझे चंदा कहकर पुकारता था। क्या हवेली का लालच इतना बड़ा था? वीर ने सिर झुका लिया। अब जो सजा तू चाहे, मुझे मंजूर है। रागिनी ने कुछ नहीं कहा। वह उठी, सीधे बाहर गई और गांव के सरपंच को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी। गांव के लोग दहशत में थे। जब वीर ठाकुर को पुलिस ने हवेली से हथकड़ी लगाकर निकाला, उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने सबसे पवित्र रिश्ते को लहूलुहान किया। अब मेरी सजा यही है। वीर को गिरफ्तार हुए 3 महीने बीत चुके थे। गांव में सन्नाटा था। हवेली अब वीरान पड़ी थी। लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे कि उस घर में कभी भाई बहन रहते थे, जिन्हें लोग मिसाल मानते थे। लेकिन रागिनी के लिए सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। रागिनी ने फैसला किया कि वो हवेली को दोबारा जिंदा करेगी। अगर उस हवेली में खून बहा है, तो अब वहां प्रायश्चित का दीप जलेगा। उसने दीवारें साफ करवाईं, पुराने चित्र दोबारा टांगे, मंदिर में मां की तस्वीर रखी और हर उस जगह पर दीप जलाया जहां जहां वीर ने उसे अंधेरे में धकेला था। पर गांव ने उसका साथ नहीं दिया। कई लोगों ने कहा, उसी के कारण वीर जेल में गया। बहन है, जह तो भाई को बचाना चाहिए था। रागिनी ने सब कुछ सुना, लेकिन चुप रही। रात को अपनी मां की तस्वीर के आगे बैठकर बोली, अगर मैं चुप रह जाती तो तेरा कत्ल भी वीर का गुनाह न बन पाता। अब मुझे ही इस कलंक को धोना होगा, सच्चाई से, प्रेम से और सेवा से। रागिनी ने गांव की विधवाओं, अनाथ बच्चों और तिरस्कृत औरतों को हवेली बुलाना शुरू किया। उसने सिलाई, कढ़ाई और हवन पूजन का एक छोटा सा केंद्र बनाया। गांव की कई स्त्रियां अब उसके साथ थीं। हवेली अब एक पुनर्वास केंद्र बन रही थी। लेकिन एक दिन जेल से चिट्ठी आई। प्रिय चंदा, मुझे नहीं पता कि तू अब भी मुझे भाई मानती है या नहीं, लेकिन मुझे पता है तू अब भी वही है जो हर टूटे को जोड़ देती है। जेल में हर रात जब चादर ओढ़ता हूं तो तू याद आती है। वो पुरानी बात याद आती है जब तू मुझे रोटी में चुपके से ज्यादा घी दे देती थी। तू सजा नहीं, आईना बनी और मुझे मेरा सच दिखा दिया। मैं अब तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस अगर तू कभी माफ कर सके तो मुझे अपने कदमों में एक दिया जलाने देना, तेरे लिए नहीं, तेरे साथ के गुनाह के लिए। तेरा अपराधी वीर। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रागिनी की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चिट्ठी को अपनी मां की तस्वीर के आगे रख दिया और एक दिया जलाया। माफ करना सजा नहीं होती मां, लेकिन माफी मांगना एक नई शुरुआत हो सकती है। एक रात जब हवेली में हवन चल रहा था, तभी दरवाजे पर एक औरत आई। चेहरा ढंका था, आवाज धीमी थी। मुझे वीर ठाकुर की बहन से मिलना है। रागिनी ने उसे बैठाया, पानी दिया और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उसने चेहरा हटाया। मेरा नाम अंजना है। मैं वीर की होने वाली पत्नी थी। उसने मुझे कभी बताया नहीं, पर जब तुम लापता हुई, उसने सब छोड़ दिया और फिर मुझे भी छोड़ दिया। रागिनी अवाक रह गई। 7 साल पहले की कोई बात कभी जिक्र में नहीं आई थी। अंजना बोली, मैं जानती हूं उसने अपराध किया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में सच्ची ग्लानि देखी है। मैं चाहती हूं कि जब वो लौटे तो एक आशा हो, एक रिश्ता हो जो उसे इंसान बना सके। रागिनी अब मां की तस्वीर के आगे बैठी थी, एक हाथ में वीर की चिट्ठी और दूसरे में हवेली की चाबी। उसने तस्वीर की ओर देखा और कहा, मां, क्या तू चाहती है कि मैं उसे एक मौका दूं? तभी हवा चली और तस्वीर के पास रखा दीपक टिमटिमाने लगा। रागिनी की आंखों में शांति थी, जैसे कोई जवाब उसे मिल गया हो। 4 साल बाद गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। एक दुबला, झुका हुआ आदमी, पैरों में टूटी चप्पलें, आंखों में पछतावे की थकावट और हाथ में एक पुराना थैला लिए वीर ठाकुर लौट रहा था। गांव वालों की नजरें उसकी पीठ में छुरी की तरह चुभ रही थीं। आ गया वापस। अब किस मुंह से आया है ये हत्यारा? बहन के राज बेचकर जो हवेली हथियाना चाहता था। वीर चुपचाप चलता रहा। उसकी नजर बस हवेली के गेट पर थी, वही गेट जिसके भीतर कभी उसकी मां की ममता, बहन की किलकारी और रिश्तों की रौनक थी।
अब बस वहां शांति का सन्नाटा था। दरवाजा बंद नहीं था। वीर ने धड़कते दिल से धक्का दिया। भीतर आरती की आवाज गूंज रही थी। एक और दीपमालाएं जल रही थीं। एक छोटा सा विद्यालय, एक अनाथालय और बीच में मां की मूर्ति। और फिर सामने खड़ी थी रागिनी, वही चंदा, पर अब एक बहन नहीं, एक देवी की तरह साक्षात। वीर फर्श पर गिर पड़ा, माथा ठोकने लगा। मुझे माफ कर दे चंदा, मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहो तो ठीक, बस मुझे तेरे चरणों में रहकर सेवा करने दे। रागिनी चुप रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और एक लोहे की बाल्टी उसकी ओर बढ़ा दी। पीछे मैदान है, उसमें गंदगी फैली है, स्कूल के बच्चे सुबह खेलते हैं वहां, साफ कर दे। वीर ने बाल्टी उठाई, बिना एक शब्द बोले। वीर ने दिन रात एक कर दिए शौचालय साफ किए, मिट्टी ढोई, पानी भरा, बीमार बच्चों की सेवा की। हर रोज गांव के लोग उसे देखकर कहते, नाटक कर रहा है, कल फिर धोखा देगा। लेकिन वीर कुछ नहीं कहता। उसके होंठों से शब्द नहीं, आंखों से पश्चाताप बहता। एक दिन हवेली में पड़ी एक पुरानी संदूक खोली गई। उसमें मां की हस्तलिखित वसीयत मिली, जिस पर लिखा था, अगर मेरा बेटा अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और मेरी बेटी उसे माफ करे तो हवेली का मालिक वही बने, लेकिन बहन की छाया में। अगली सुबह हवेली के आंगन में सभी को बुलाया गया। रागिनी ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं रागिनी ठाकुर आज अपने भाई वीर को हवेली का हिस्सा देती हूं, लेकिन मालिक नहीं बनाती, क्योंकि जिसने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी थी वो अब सिर्फ सेवक बन सकता है, भाई नहीं। वीर ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। चंदा, यही मेरा पुनर्जन्म है। वीर अब हवेली में एक सेवक की तरह रहता है, लेकिन सुबह जब बच्चे उसे वीर दादा कहकर बुलाते हैं तो उसका दिल भर आता है। रागिनी मंदिर में मां की मूर्ति के आगे बैठी है। मां, मैंने बदला नहीं लिया, एक रिश्ता वापस लौटाया है। अब तू चैन से सो सकती है। आगे का भाग जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। कहानी आपके दिल को छू गई हो तो यकीन मानिए, ऐसी कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं सिर्फ आपके लिए। हमारा चैनल स्टोरी हब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो आपके दिल की आवाज बनाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार की कहानी आपसे छूटे नहीं। शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक चंपा जैसी आवाजें पहुंच सकें। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शब्द हमें अगली कहानी लिखने की ताकत देता है। स्टोरी हब, जहां कहानियां सांस लेती हैं और रिश्ते मिट्टी से बाहर आते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, गूंजती हुई कहानी के साथ।